Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, आपके लिए TGT, PGT, LT ग्रेड इंग्लिश इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट का पार्ट 5 लेकर आए हैं। रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ है। आपकी जानकारी को बता दें कि हमने 4 पार्ट वर्ड्सवर्थ से संबंधित ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें बात नहीं किया है तो क्रमानुसार पार्ट पढ़े हुए हैं। अगर क्रम से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। वैसे जहाँ से पढ़ेंगे वहाँ से समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवश्यकता इस बात तक है कि आप कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, समझ में आएगा। और आपसे निवेदन करेंगे, विनम्र आग्रह करेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और कमेंट अवश्य डाला करें। इसमें अच्छा लगा वीडियो या कुछ सुधार की आवश्यकता, आपको कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी बात को सही तरह से आप तक पहुंचाया जाए। आज का ये जो वर्ड्सवर्थ से संबंधित है लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स। 5 पार्ट में लगभग हम पूरा कवर कर दिया है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वही हम रख रहे हैं, केवल बकवास नहीं रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, अगला वीडियो कल के लिए, वो वोकैब से संबंधित होगा। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, तो लगभग हम 100-200 स्पेलिंग आपके लिए 200 नियर अबाउट स्पेलिंग्स देंगे। इनमें से आपको 100% जो 5 से 6 वर्ड पूछे जाते हैं स्पेलिंग संबंधी, वो मिलने के चांसेस होंगे। आइए आज का शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण पार्ट, जब आंधी आती है तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। अपनी यादों को तरोताज़ा करने के लिए, अपने यादों को बनाए रखने के लिए माय डियर फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए और अपनी याद इस दुनिया में, इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में, गांव में छोड़ के जाइए और अच्छा स्थान पाइए। 2025 में TGT PGT शिक्षक बन करके हमें मिठाई ज़रूर खिलाइए। आइए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आज का जो पार्ट है, बहुत ही चमत्कारी लेसन है, जो चैप्टर है, तो पढ़ेंगे। देखिए आज हम जो पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के मेजर वर्क्स पर बात करेंगे। जो मेजर वर्क्स हैं इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस वाले पार्ट में से आप मान के चलिए कि वर्ड्सवर्थ से संबंधित कम से कम 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। टोटल मिलाकर के 10 से 15 क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं वर्ड्सवर्थ संबंधी, और कमी 10 के आसपास रहते हैं। तो आज वाले चैप्टर में से 4 क्वेश्चन मान के चलिए आप। इंपॉर्टेंट वर्क्स में है, फर्स्ट लिया है इनका, फर्स्ट क्या, लिरिकल बैलाड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798। लिरिकल बैलाड कब आया था? 1798 में। ये इनकी प्रमुख रचनाओं में मानी जाती है। एक है साइमन ली, कि ये याद करना है आपके लिए, नोट डाउन करना है। वी आर 7, हम 7 हैं। नेक्स्ट है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये अर्ली शुरुआती बसंत में लिखी गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, प्रस्तावना और उसका आंसर। अगला है द टेबल टर्न्ड। देखिए इनको आप अंग्रेजी में याद करना है, हिंदी की कोई चक्कर नहीं पड़े, हिंदी के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना आपके लिए। वैसे हम फिर भी बता रहे हैं, तालिकाएं बदल गई या टेबल्स बदल गई। द थॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं। द थॉर्न लाइन्स कंपोज अ फ्यू मिल्स अवे, देखिए एवब नहीं होगा, अवे होना चाहिए यहाँ पर। टिंटन एवे, टिंटन एवे इतने नाम से भी आ जाता है, पूरी कविता का नाम ये है, ये पूरी डबल लॉक में पूछ सकता है। लिरिकल बैलाड्स ये दूसरे टर्म का है, विद अदर पोइम्स 1800 में आया था। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि लिरिकल बैलाड के कितने प्रकाशन हुए थे। एक तो 1798 में आया है और एक 1800 में। बाद वाले भी आपको बताना है कौन कौन से सन में आया था। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स ये अलग है।
देखिए लिरिकल बैलाड्स अलग है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड अलग 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 रचनाएं हैं ये। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। नेक्स्ट वन है कि सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन बेच। नेक्स्ट पोएम है 3 years सी ग्रीव। देखिए जिन पर मैं डबल मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं बोलना है हमें। नेक्स्ट है आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन। देखिए इससे पहले क्या गया, इस पर मार्क किया था, ए सिलम्बर डिड माई स्प्रेड सील। अगली पोएम है लूसी ग्रे। नेक्स्ट है द 2 April मॉर्निंग्स, नटिंग, द रूइंड कॉटेज। ये सब अलग अलग पोएम है फ्रेंड्स, मार्क लगे हुए हैं। नेक्स्ट है माइकेल। अगला है द किटन एट प्ले, पोएम्स इन 2 volumes 1807। ये भी इनकी रचना है। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अगला आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड एज नोन एज डैफोडिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पूछ लिया जाता है कि डैफोडिल्स का अदर शीर्षक क्या है, तो आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, इस तरह से यहाँ तक है। ये भी पूछा गया है डैफोडिल्स का शीर्षक और क्या हो सकता है, तो ये है, या फिर ये लाइनें दे देंगे, इसका मेन शीर्षक पूछ लिएगा डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स पोएम की पहली लाइन है आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, इस तरह से पूछा जाता है। अगला माई हार्ट लीव्स अप। नेक्स्ट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। इसमें से लाइनें आती हैं, जो उसकी लाइन है वो महत्वपूर्ण लाइन है, उसको आप अंडर लाइन या इसमें कमेंट में डालेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण लाइन इसमें पूछी गई है। पीछे हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। ऑन टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी बहुत आता है। सॉलिटरी रीपर, ये भी पूछा गया है, द सॉलिटरी रीपर। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि सॉलिटरी रीपर में जो लड़की है कौन है। अगला है एलेजिक स्टेंजास। नेक्स्ट है कंपोज अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज September 3, 1802। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लंदन या फिर 1802, ये दो तरह से पूछा जाता है। लंदन का ही दूसरा नाम है 1802। ये पूछा गया 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखना। लंदन या 1802 दोनों का एक ही कविता के लिए यूज होता है, दोनों तरह से पूछा जाता है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत बार पूछा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1810 में पब्लिश हुआ था। ये फ्रेंड पब्लिकेशन की डेट, पब्लिकेशंस की डेट पड़ी हुई है, इसमें देख सकते हैं। गाइड टू द लेक्स 1810 में। टू द कुकू, देखिए कुकू अलग है, टू द कुकू अलग है, द कुकू अलग है, तो अलग अलग पोएम से कंफ्यूज ना होना। वर्ड्सवर्थ किया टू द कुकू, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दूसरा कुकू किसका है या द कुकू किसका है। या टू द कुकू, टू लगा हुआ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें एग्जाम में दे देगा शैली है, कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है और कोई नाम दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है टू द कुकू। इसको आप, मैं अंडरलाइन और उसमें ब्रैकेट में कर देता हूँ बॉक्स में। अगला है द एक्सकर्जन। ये पूछा जाता है 1814 में आया। लाडोमानिया, लॉडोमिया 1815 और 1845 टू टर्म्स में रहा है। अगला है द व्हाइट डो ऑफ रेलस्टोन 1815। नेक्स्ट है पीटरवेल, ये पूछा गया है 1819 पीटरवेल। अगला एक्लेसिस्टिकल सोनेट्स 1822। द प्रेलुडियो तो बहुत महत्वपूर्ण है 1850। तो ये मेजर वर्क्स थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए और देखते हैं, थोड़ा सा बाइट देखते हैं। लिरिकल बैलाड में क्या इसमें से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लिरिकल बैलाड में किस किस की क्या क्या भागीदारी है, तो लिखा इन द फर्स्ट एडिशन 1798 देयर वर 19 पोएम्स written by वर्ड्सवर्थ and 4 poems by कोलरिज। ये क्वेश्चन
इसी तरह इतने चैप्टर में से 2-3 चीजें क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा कि लिरिकल बैलाड का फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो 1798 में। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बन गया। ठीक, वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलाड में जो फर्स्ट आपका एडिशन था उसमें कितनी पोइम थी वर्ड्सवर्थ की, तो ये थी 19 पोइम्स थी। 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलाड में कॉलेज की कितनी पोइम थी, ये 4 पोइम थी। कुल मिलाकर कितने पोइम्स हो गए हमारे, टोटल वर्क था 23। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। पूछता है कब आया, 1791 98। वर्ड्सवर्थ की कितनी पोइम थी, 19 थी, 19। और कॉलेज की कितनी थी, 4 पोइम्स। कुल कितनी थी, 23। 1 2 3 4, 4 से 5 क्वेश्चन इतनी लाइन में आपको मिलने वाले हैं अगर आप ध्यान देंगे। अब देखिए किस किस की थी पोइम भी पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से जो फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलाड्स उसमें ये पोइम किसकी शामिल नहीं थी, तो वो आपको नोट डाउन करना है, इनको थोड़ा मेमोरी में लाना है। देखिए पहले कॉलेज की 4 हम पोइम्स को नाम पढ़ सकते हैं। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, एंशियंट आई आएगा फ्रेंड, मैरिनर, ये कॉलेज की पोइम थी। दूसरी थी द फोस्टर मदर्स टेल, द फोस्टर मदर टेल। अगली थी द नाइटिंगेल, ये कन्वर्सेशनल पोएम। अब देखिए यही 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि नाइटिंगेल कैसी पोएम है, तो कन्वर्सेशनल पोएम है, किसकी है, कॉलरेज की है। चौथा इनका जो वर्क था कॉलरेज साहब का, द डंजियन, ये भी है। तो ये 4 वर्क थे किसके, कॉलरेज के। अब 19 इनका पूरा करना है। देखिए अब यहाँ से एक मान लो या 5वां नंबर हम गिनना है। Lines left upon a seat in a E tree which stands near the lake of Estvate। अगली है इनकी द फीमेल वैग्रेंट। अगला वर्क था इनका गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल। नेक्स्ट था लाइन्स रिटन एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाई माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू whom they are addressed। अगली इनकी पोइम थी द साइमनली, साइमनली पढ़ा था हमने, द ओल्ड हर्ट्समैन, यही पूछा जाता है। साइमनली का दूसरा नाम दिया गया द ओल्ड हर्ट्समैन, इसी को साइमनली कहा गया। ओल्ड हर्ट्स, ओल्ड हर्ट्समैन, हर्ट्समैन कौन, किस पोइम में आता है, तो द साइमनली की बात है। अगला एनेक्डोट फॉर फादर्स। नेक्स्ट है बी आर सेवन। नेक्स्ट है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। अगला है द थॉर्न। नेक्स्ट है द लास्ट ऑफ द फ्लॉक। अगला है द मैड मदर। अगला है द इडियट बॉय। बहुत पूछा गया क्वेश्चन ये, इडियट बॉय किसकी पोइम है, आया है, तो ये वर्ड्सवर्थ की पोइम है फ्रेंड्स। लाइन्स रिटन नियर रिकमेंड अपॉन द थॉमस एट इवनिंग, ये भी है। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल्स टर्न एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। अगला ओल्ड मैन ट्रेवलिंग। नेक्स्ट है द कंप्लेंट ऑफ ए फॉरसेकन इंडियन वुमेन, ये भी पूछा गया है। द कन्विक्ट, ये भी वर्ड्सवर्थ की पोइम है। इसमें लाइन्स रिटन ए फ्यू मिल्स अवे, अवे एबव है जो भी है, टिंटन एवे, आप लिखेंगे एबव है या अवे है, कंफ्यूज हो रहा है मुझे, देखना है बाद में, अवे है शायद। तो टिंटन एवे अर्थात 23 हमारी पोइम्स होगी, जिसमें आपकी 19 हो गई वर्ड्सवर्थ की और 4 हो गई आपकी कॉलरेज की। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एनेक्डोट फॉर फादर्स, फुल टाइटल। देखिए इसका फुल टाइटल पूछ लिया जाता है कि एनेक्डोट फॉर फादर का फुल टाइटल क्या है। एनेक्डोट फॉर फादर्स सीइंग हाउ द प्रैक्टिस ऑफ लाइंग मे बी टॉट, ये इनका पूरा टाइटल है एनेक्डोट का फॉर फादर, इसके लिए।
अगला फ्रेंड्स, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी। इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, वर्ड्सवर्थ आउटलाइंस हिज रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑन पोइट्री। मतलब जो प्रीफेस बैलाड में वर्ड्सवर्थ ने क्या चीज़ किया है, जो उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, क्रांतिकारी विचार थे, वो उन्होंने पोइट्री पर व्यक्त किए हैं। एडवोकेटिंग फॉर द डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ एंड द यूज ऑफ सिंपल एवरीडे लैंग्वेज। और जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में उन्होंने लिखा है कि रोज़मर्रा की भाषाओं के उपयोग की उन्होंने वकालत की है, एक साधारण जीवन की वकालत की है और क्रांतिकारी विचारों को इसमें रेखांकित किया है। ही चैलेंज्ड neoclassical norms by focusing on the emotions of common people and rural things settings। साथ ही उन्होंने कहा कि वह आम लोगों और ग्रामीण परिवेशों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके नवशास्त्रीय मानदंडों को चुनौती देते हैं। और कहा है उन्होंने, एम्फेसाइजिंग नेचर एज ए विटाल सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। और उन्होंने कहा है जो नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, एक महत्वपूर्ण रूप है, स्रोत है इसके लिए, क्योंकि प्रकृति के पुजारी प्रियस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है वर्ड्सवर्थ के लिए। वर्ड्सवर्थ आर्ग्यूज अगेंस्ट आर्टिफिशियल पोएट्री डिक्शन, उन्होंने आर्टिफिशियल पोएट्री डिक्शन का विरोध किया है, तर्क किया उस पर। एजर्टिंग दैट पोएट्री शुड रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज स्पोकन बाई पीपल। उन्होंने ये कहा है कि पोएट्री के लिए वास्तव में उस लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो कि वास्तव में लोग बोलते हैं। ज़्यादा उस तरह की लैंग्वेज ना हो कि खाली कविताएं बना दी और उसकी लैंग्वेज समझ में, तो जनरल सामान्य लैंग्वेज की उन्होंने वकालत की है। एनहेंसिंग इट्स इमोशनल ऑथेंसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। और उन्होंने इसकी भावनात्मक और इसकी जो है प्रमाणिकता को और सुलभता को बढ़ाया है। और उन्होंने कहा है पोइट्री फॉर वर्ड्सवर्थ क्या है उनके लिए, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कैप्चर्ड इन मूवमेंट्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी। उन्होंने कहा है वर्ड्सवर्थ ने कि जो है शांति के क्षणों में कैद शक्तिशाली भावनाओं का सहज अतिप्रभाव है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट बनते हैं। द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। द प्रेल्यूड को दूसरा शब्द किया है ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन इन 3-4 लाइनों में मिलने वाले हैं। देखिए पूछा जाता है कि प्रेल्यूड का दूसरा टाइटल भी कह सकते हैं, तो ये रखा गया ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, या ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड किसके लिए कहा गया है गाइस, तो ये ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड द प्रेल्यूड के लिए कहा गया है। 1 से 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ये कैसी पोएम है, कैसा वर्क है, तो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये। अगला है किस मीटर में लिखी गई है, तो वर्ष में लिखी गई है। ये किसकी पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये 4 से 5 क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ से बन जाते हैं। तो छोटा सा ये पॉइंट है, कैसा लगा। अगला देखिए आप, intended as the introduction to the more philosophical poem The Reckless, which Wordsworth never finished. The Prelude is an extremely personal work and reveals many details of Wordsworth's life. इसमें जो दिया गया है फ्रेंड्स, जो द रेकलेस है उसके परिचय के रूप में इरादा किया गया है कि रेकलेस जो पोएम है, एपिक लिखने का प्लान था फ्रेंड्स। आपको बताएं कॉलरिज ने, क्योंकि मिल्टन को पढ़ने के बाद इन्होंने, जैसे मिल्टन ने लिखा एपिक तो कॉलरिज इनकी मित्रता आती थी, बोले कि भाई आप इस तरह लिखिए, सहयोग करते थे उनका। तो रेकलेस जो पोएम रही है, तो इसी के लिए जो उन्होंने क्या किया था, इसको फिलोसफिकल या दर्शन के भाव में दिखाने का इरादा था, जिसे वर्ड्सवर्थ ने कभी पूरा नहीं किया था। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि रेकलेस कभी पूरा किया, तो विच वर्ड्सवर्थ नेवर फिनिश्ड, कभी पूरा नहीं किया। कौन से वर्क था, रेकलेस या प्रेल्यूड में कह देते हैं। द प्रेल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क, और उनका ये
कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण पर्सनल व्यक्तिगत कार्य माना जाता है और वर्ड्सवर्थ के जीवन के कई वर्णनों का प्रकट करता है। मतलब उनका भाई ऑटोबायोग्राफी है, तो आप समझते हैं कि उनके अपने जीवन की कहानियां दी गई हैं। तो रेकलेस कभी भी पूरा नहीं हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ बिगेन द प्रेल्यूड इन 1798। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड लिखना कब शुरू किया था, तो 1798 में से लिखना प्रारंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 28, कितनी उम्र थी उनकी उस समय? 28 वर्ष की उम्र में 1798 में प्रेल्यूड को उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ। यहाँ से पूछा जाता है कब तक लिखा उन्होंने, तो पूरा जीवन भर वो लिखते रहे चीज़ों के लिए, क्योंकि आत्मकथा कभी पूरी नहीं होती है। ही नेवर गेव इट ए टाइटल, ये भी पूछा जाता है कि क्या क्या टाइटल दिया था, तो राइटने के समय या लिखते समय उन्होंने इसको कभी भी टाइटल नहीं दिया था। किसके लिए? द प्रेल्यूड की बात करें, जो कि महत्वपूर्ण मास्टरपीस माना गया उनका। बट कॉल्ड इट द पोयम, टाइटल नॉट येट फिक्स्ड अपॉन टू कॉलरिज इन हिज लेटर्स टू हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। उन्होंने अपनी बहन सिस्टर के लिए डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लेटर लिखा था, जबकि इससे पहले उन्होंने कभी भी डिक्लेयर नहीं किया था कि इसका ये टाइटल है। उन्होंने एक लेटर में दिया था कि पोएम टू कॉलरिज, मतलब उन्होंने ये लिखा था पोएम टू कॉलरिज। जो लिख रहे थे वर्क कि क्या वर्क है, तो लेटर में दिया, लेकिन लिखा टाइटल नॉट येट फिक्स्ड अपॉन, फिर भी टाइटल को फिक्स नहीं किया गया था, यही टाइटल इसका रहेगा। केवल उन्होंने मात्र और मात्र अपनी बहन को लेटर लिखते समय ये थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि पोएम टू कॉलेज के रूप में ये लेखन कार्य चल रहा है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला देखिए, द पोएम वाज अननोन टू द जनरल पब्लिक अंटिल द फाइनल वर्जन वाज पब्लिश्ड 3 months after Wordsworth's death in 1850. Its present title was given to it by his widow Mary. देखिए दिया गया है कि ये पब्लिक तक अछूती थी, मतलब उनकी मृत्यु के 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद तक किसी लोग को पता नहीं कि पब्लिक में इसके बारे में कि ये क्या है, और इसका जो टाइटल दिया था वो किसने दिया था? टाइटल उनकी जो पत्नी थी मैरी, अर्थात मैरी हचिंसन, विधवा हो गई थी मरने के बाद, तो उन्होंने इसको टाइटल दिया था, उन्होंने पब्लिश कराया था। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि कितने महीने बाद तक लोगों को पता नहीं पड़ा उनकी मृत्यु को, 3 महीने तक उनकी मृत्यु के बाद इसके टाइटल के बारे में जानकारी नहीं, और किसने इसे पब्लिश कराया, किसने टाइटल दिया था, तो मैरी हचिंसन ने इसको टाइटल दिया था। किसके लिए? जो पोएम टू कॉलेज उन्होंने अपनी बहन के लेटर में लिखा था, किस तरह की ये पोएम है। अब पूछा जाता है कि इसमें कितनी बुक्स हैं, तो द प्रेल्यूड की बुक्स हैं 14, इसमें 14 बुक्स हैं फ्रेंड्स। मिनिमम 12 बुक्स होती हैं, पीछे दिया था महाकाव्य में। तो आज का सेशन इतना था, कैसा लगा? और ये अंतिम सेशन है वर्ड्सवर्थ से संबंधित, जो डिटेल स्टडी वाला। अब आगे जो भी इससे संबंधित आएंगे वो हमारे MCQ जाएंगे फ्रेंड्स। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो स्पेलिंग से संबंधित होगा, इसके बाद स्पेलिंग से वाला चलेगा। उसे पूरा करने के बाद फिर हम जो है TGT PGT में से राइटर लेंगे, या कुछ ग्रामर का पोर्शन भी हो सकता है, आपका बता दीजिएगा आपको। तो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए।